बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे ACCA के सब्जेक्ट MA1 का ऑफिशियल स्टडी हब, उसका चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है स्प्रेडशीट स्किल्स 1। क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करते हैं। यूजिंग द फिल कमांड विच फार्मूला एंटर्ड इन C4 विल प्रोड्यूस द करेक्ट फार्मूला इन C5 एंड C6। वो फिल कमांड की बात कर रहा है कि अगर हम इस कमांड को यूज करें तो कौन सा फार्मूला हम सेल C4 के अंदर एंटर करेंगे जो रिजल्ट्स हमें C5 एंड C6 में सही बताए। करेक्ट फार्मूला आपने बताना है जो कि एंटर करना है सेल नंबर C4 के अंदर। इसके लिए हमें सबसे पहले तो C4 सेल का पता होना चाहिए। तो C जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होते हैं ये कॉलम्स के लिए इस्तेमाल होते हैं स्प्रेडशीट में, एंड जो न्यूमेरिक है ये रोज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो C4 में जो कॉलम है वो तो ये वाला आ गया, और इसमें जो रो है वो 4 नंबर ये वाली हो गई। तो मतलब इस सेल की बात कर रहा है कि इसके अंदर हम कौन सा प्रोड्यूस करेंगे फॉर्मूला जो हमें ऑनवर्ड्स नीचे इसमें और आगे जितने भी हैं वो फिल कमांड को इस्तेमाल करते हुए सही आंसर देंगे। तो फिल कमांड का आपको पता होना चाहिए कि हम अगर एक जगह पर को फॉर्मूला एंटर कर लेते हैं तो उसको हम फिर नीचे ड्रैग जब करते हैं तो वही रिजल्ट्स जो ऊपर फार्मूला जिस सेल में हमने ये लगाया होता है उससे ऑनवर्ड्स नीचे भी वो वैसे ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर ए B1 इंटू B4, मतलब ये जो B1 है वो तो ये वाला हो गया, ये जो पोर्शन है B1 इसमें कॉलम ये आ रहा है और रो 1 वाली आ रही है। इधर आप लोगों ने एक चीज गौर करनी है, ये जो B1 वाला डाटा है ना 25, ये ऑनवर्ड्स हर जगह पर इस्तेमाल होगा। तो दैट्स वाई चूंकि हम कॉलम को मल्टीप्लाई कॉलम से नहीं कर रहे, हम एक सेल को ऑनवर्ड्स कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर हमें एब्सोल्यूट फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट फार्मूला क्या होता है कि जिसको अगर हम कहीं पर कॉपी करें तो वो चेंज ना हो, उसकी तब्दीली पॉसिबल ना हो, वो वैसे ही चलता रहे। तो दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट फार्मूला, यानी कि हम ये वाला जो सेल है B1 वाला इसको करेंगे फिक्स और ऑनवर्ड जो अगले हैं वो वैसे ही चलेंगे। तो एब्सोल्यूट फार्मूला लगाने के लिए कि हमें सिंटैक्स देना पड़ता है डॉलर के निशान से कॉलम से पहले और रो से पहले। लेट्स सपोज जैसे कि हमने ऑप्शन नंबर ए को खत्म किया कि भाई ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, B1 मल्टीप्लाइड बाय B4 ये हमने नहीं लगाया, लेकिन अगर इसी में मैं इसको एब्सोल्यूट करना चाहूं तो मैं B जो के कॉलम का रिप्रेजेंटेटिव है इससे पहले डॉलर का साइन लगा लूंगा, और ये जो 1 ये रो का रिप्रेजेंटेटिव है इससे पहले भी डॉलर का साइन लगा लूंगा। आगे मल्टीप्लाइड बाय B4, अब ये वाला मैंने फिक्स नहीं करना क्योंकि बेटा जो नेक्स्ट है वो मुझे फिक्स इस वजह से नहीं करना कि पहले B4 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर B5 से, फिर B6 से, फिर B7 से। तो ये वाली जो रो है ये मुझे फिक्स नहीं करनी, ये मेरी रिलेटिव पोर्शन में रहेगी, और ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा एब्सोल्यूट में आएगा क्योंकि ये मुझे हमेशा यही रखना है B1 वाला। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें उसने अगर आप फोकस करें तो ये वाला पोर्शन जो कि B1 वाला है इसको एब्सोल्यूट किया है, डॉलर का साइन लगाते हैं कॉलम से पहले और फिर डॉलर का साइन लगाते हैं रो से पहले। सो $B $1 ये एब्सोल्यूट हो गया, बीच में फिर उसने मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाया, उसके बाद उसने B4 के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नीचे दी गई दो स्टेटमेंट में से कौन सी सही है। पहले हम डेटा को देखते हैं। द स्प्रेडशीट बिलो रिकॉर्ड्स द मंथली यूनिट सेल्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल से स्टार्ट होकर मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर तक 6 माह का डेटा हमें गिवन है, और इन 6 माह की सेल्स ये मंथ हैं भाई, और इन 6 माह की सेल्स ये गिवन है कि अप्रैल के महीने में हमें 12,000 की सेल हुई, मई में 12,350 एंड इसी तरह। अब अगर हम इन 6 मंथ्स का टोटल देखें
तो टोटल सेल हमारी हुई है 75,440। और अगर हम एवरेज निकालें मंथली तो 75,440 डिवाइडेड बाय 6 वो आपकी एवरेज आ रही है 12,573। ये मैंने आपको डेटा को समझा दिया। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, द कमांड टू टोटल द सेल्स B2 to B7 is expressed as is equal to add B2 colon B7। वो बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर मुझे B2 से लेकर B7 तक का टोटल करना है तो मैं उसके लिए फॉर्मूला ये लगाऊंगा इज इक्वल टू एड B2 कॉलन B7। तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है, ये रॉन्ग है फॉर्मूला, क्योंकि हमने कहीं पर भी एडिशन के फॉर्मूले में वर्ड ऐड करना नहीं लिखा। इस फॉर्मूले की जगह पर अगर हम ऐड की जगह पर सम लिख दें, सम B2 कॉलन B7, तो ये सही होगा, ये वाला गलत है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 2, द कैलकुलेशन इन सेल B9 इज सूटेड टू यूजिंग अ स्प्रेडशीट फंक्शन। वो कहता है B9 सेल के अंदर जो हम कैलकुलेशन की हुई है ऑलरेडी, वो स्प्रेडशीट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए ज्यादा सूट करती है, ज्यादा अच्छी है। तो हमें सबसे पहले तो B9 सेल का पता होना चाहिए। तो B वाली जो कॉलम है उसका डाटा ये गिवन है जी। एक्चुअली ये थोड़ा सा पिक्चर में आपको C के नीचे नजर आ रहा होगा, लेकिन ये B वाला डाटा है। तो B वाला जो पोर्शन है वो ये वाला, और रो 9 ये बन रही है। तो B9 बेसिकली 12,573 वाले सेल की बात कर रहा है, और इस सेल में उन्होंने एवरेज कैलकुलेट की हुई है। तो वो ये कह रहा है कि ये वाला काम जो है वो स्प्रेडशीट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए ज्यादा सूट करेगा। तो बिल्कुल सही है, हम एवरेज का फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज और इसके बाद रेंज दे देंगे B2 कॉलन B7। अगर हम इस तरह करते हैं तो ये ज्यादा सूट करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हालांकि ये वाला काम हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि ये जो ऊपर B8 वाला कॉलम है, हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि B8 डिवाइडेड बाय 6। B8 तो टोटल है, यानी कि टोटल मेरे पास जो सेल्स का आया उसको मैं डिवाइड कर दूं 6 मंथ से, नंबर ऑफ मंथ मेरे 6 हैं, तो आंसर फिर भी 12,573 ही आएगा। बट स्प्रेडशीट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए काम करना ज्यादा सूट है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज एक्चुअली रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, is each statement true or false? Statement number 1, $A$4 is an absolute cell reference। बिल्कुल सही ये कह रहा है, ये ट्रू है। हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है कि अगर हमें एब्सोल्यूट करना है किसी सेल को तो हम उसकी कॉलम जो कि अल्फाबेट में होता है, लेट से कॉलम ए है, और उसके साथ रो जो कि न्यूमेरिक्स में होती है, लेट से रो 4 है, इन दोनों से पहले अगर सिंटेक्स डॉलर के निशान से लगा दें तो ये हम इसको एब्सोल्यूट कर देंगे, हम इसको फिक्स कर देंगे, ये चेंज नहीं होगा हम जब भी इसको कहीं पर कॉपी करेंगे। सो बेसिकली उसने यही कहा हुआ है कि ये एब्सोल्यूट सेल का रेफरेंस है, ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2, a formula cannot be copied if it contains an absolute cell reference। भाई रॉन्ग है, फॉर्मूला कॉपी तो हो सकता है, एब्सोल्यूट जो है वो फॉर्मूला कॉपी हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता। बस एब्सोल्यूट करने का मतलब है कि वो चेंज ना हो। तो वो रिक्वायरमेंट में, तो वो स्टेटमेंट में वो आपको कह रहा है कि फॉर्मूला कॉपी ही नहीं हो सकता अगर हम उसको एब्सोल्यूट कर दें, तो ये बात वो गलत कह रहा है। फॉर्मूला कॉपी हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच एक्शन कुड बी अचीव्ड यूजिंग द ऑटोफिल फीचर। स्प्रेडशीट का एक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोफिल। अब बेसिकली ऑटोफिल क्या करता है कि अगर हम किसी सेल में कोई डाटा लिखते हैं किसी रेंज का, और उसके नीचे वाले सेल्स में हम वही चीजें कॉपी करना चाहें, तो उसको हम ड्रैग करते हैं, उसकी राइट साइड पर डाउन पर एक ब्लैक कलर का प्लस का निशान होता है, उसको पकड़कर हम ड्रैग करते हैं तो वो उस रेंज के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली डाटा फिल करना स्टार्ट कर देता है। लेट से मैंने इस सेल में लिखा था जनवरी और मैंने इसको ड्रैग किया नीचे, तो ऑटोफिल का फंक्शन अगली चीजों को सीक्वेंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली लगा देगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड ऑनवर्ड, जिधर तक भी मैं लेके जाऊंगा उस हिसाब से वो फिल कर लेगा। या मैं उसको
सीरियल नंबर लगाना चाह रहा हूं तो पहले सेल में मैंने 1 लिखा, 2 लिखा और इन दोनों को अगर पकड़ के मैंने ऑटोफिल के थ्रू ड्रैग किया तो 3, 4, 5, 6 ये ऑनवर्ड्स ऑटोमेटिकली लिखना शुरू कर देगा। तो इसके बारे में वो पूछ रहा है कि ऑटोफिल के फंक्शन के थ्रू हम कौन सा एक्शन अचीव करते हैं। ऑप्शन ए, फिट स्प्रेडशीट कंटेंट्स टू अ सिंगल पेज। गलत बात है भाई, ऑटोफिल का फंक्शन स्प्रेडशीट के कंटेंट्स को एक सिंगल पेज के अंदर फिट नहीं करता। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेंज को ऑटोमेटिकली आगे जो आने वाली रेंज है वो हमें लिखनी ना पड़े कॉलम के अंदर, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, ये करता है। और ये ऑटोफिल का फंक्शन है, ऑटोफिट का फंक्शन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, कॉपी अ सेल कमेंट टू एडजेसेंट सेल्स। नहीं भाई, ये कॉपी भी नहीं करता एडजेसेंट सेल्स के अंदर किसी कमेंट को, ये भी बात गलत है। ऑप्शन सी, एक्सटेंड अ सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ डाटा। यस, दिस इज द राइट आंसर। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना और सीक्वेंशियल का मतलब कोई सीक्वेंस चल रही है, किसी सीरीज की सीक्वेंस चल रही है उसके डाटा को। तो ये आप देखें, जनवरी के बाद मंथ्स नेम में सीरीज ऑफ सीक्वेंस होती है, जनवरी के बाद फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह आपने डेज के नाम हो सकते हैं सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये वाली जो सीरीज होती है कोई, उसको ऑटोफिल का फंक्शन एक्सटेंड कर देता है, ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर देता है। यस, दिस इज राइट आंसर। ऑप्शन डी, ऑटोमेटिकली अप्लाई अ फिल्टर टू सेट ऑफ ए डाटा। रॉन्ग आंसर है। फिल्टर में हम डाटा को फिल्टर करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, कि गिवन डाटा में, गिवन कॉलम में कोई डाटा को हमें फिल्टराइज करना है डिफरेंट बेसिस पर, तो वो हम कर सकते हैं। दोबारा वही बात, ऑटोफिल के बारे में पूछ रहा है, फिल्टर के बारे में नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एडिंग द वैल्यूज इन सेल्स B12 and C13 and multiplying the result by the value in cell C25। भाई वो आपसे फॉर्मूला पूछना चाह रहा है और फॉर्मूला को करने से पहले हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि 3 सेल्स हैं B12, C13 एंड C25। हम पहले इनको ड्रा कर लेते हैं, B12, C13 एंड C25। अब हम सिचुएशन को समझते हैं। वो कहता है कि फॉर्मूला क्या होगा, जो उसने रिक्वायरमेंट की कि फॉर्मूला बताएं। ये वो पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला, किस चीज का? फॉर एडिंग द वैल्यूज इन सेल B12 एंड C13, इन दोनों को आपस में ऐड करने का, B12 एंड C13 एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट, मतलब मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद पहले इन दोनों को ऐड करना है, B12 एंड C13 को आपस में ऐड करना है, फिर जो रिजल्ट आए उसको मल्टीप्लाई करना है बाय द वैल्यूज इन C25 में। तो इसका मतलब हुआ कि हमें B12 एंड C13 जो ये वाला पोर्शन है, पहले हम इसको करेंगे आपस में ऐड, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे C25 के साथ। तो बेटा ये आपके सामने बना बनाया फॉर्मूला ऊपर आ गया। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली पहले हम B12 को C13 में मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट्स में क्लोज कर लेंगे ताकि हमें रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है हमने C25 के साथ। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसमें वो पहले B12 प्लस C13 इन दोनों को ब्रैकेट्स में क्लोज कर रहा है ताकि मुझे रिजल्ट मिल जाए और फिर उसको C25 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी ऑप्शंस को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑप्शन नंबर ए में B12 प्लस C13 इन दोनों को वो ऐड करके C25 से डिवाइड कर रहा है। ये जो एंड पे है ये डिवाइड है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें एंड पे डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। और दूसरे नंबर पर आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम मैथमेटिक्स करते हैं, तो अगर ऑप्शन 1 को मैं एक्सप्लेन करूं, B12 प्लस C13 डिवाइडेड बाय C25, तो इस वाले पोर्शन में बेसिक मैथमेटिक्स में हमें दो फंक्शन इधर देखने हैं, प्लस का एंड डिवीजन का। तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को हमेशा प्लस माइनस से पहले सॉल्व किया जाता है। तो ऑप्शन ए में वो पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर देगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें ऐड करेगा। तो इस काम से बचने के लिए हमें B12 प्लस C13 के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम मैथमेटिक्स करते थे मैट्रिक में, तो सबसे पहले बार को सॉल्व करते थे, फिर ये वाली ब्रैकेट को, फिर ये वाली ब्रैकेट को और फिर ये वाली ब्रैकेट को। तो अगर हम किसी पोर्शन के इर्द गिर्द ये ब्रैकेट लगा देंगे
तो पहले उसको सॉल्व करेगा, लिहाजा हमें B12 और C13 को इसके अंदर रखना पड़ेगा ताकि इसका रिजल्ट आ जाए, देन उसको मल्टीप्लाई किया जाए C25 से। इसी तरह बेटा बी ऑप्शन में भी उसने ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया, दैट्स वाई ये भी रॉन्ग है। और सी में भी वो डिवाइड कर रहा है, उसने ब्रैकेट्स में क्लोज किया, लेकिन ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है ये वो इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करना चाहिए था उसको। क्वेश्चन नंबर 6, विच फार्मूला वुड कैलकुलेट द करेक्ट फिगर। ऊपर दिया गया कोई सिनेरियो है तो करेक्ट फिगर कौन सा फार्मूला कैलकुलेट करेगा उस सिनेरियो की। H is working on a spreadsheet containing the total sales value for the year 2007 in cell D70. D70 जो सेल है इसके अंदर टोटल सेल्स गिवन है ईयर 2007 की। H has been instructed to calculate the 2008 forecast sales figure in cell F70. अब उसको ये कहा गया है कि इसके बाद वाला कोई सेल है जिसका नाम है F70, इसके अंदर आपने कैलकुलेशन करनी है किस चीज की, फोरकास्ट की, जो हम ईयर 2008 में करेंगे। अगर ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं तो D70 ये नाम है और इसके अंदर डाटा दिया हुआ है सेल्स का, F70 ये सेल का नाम है और इसके अंदर उसको फोरकास्ट कैलकुलेट करनी है ईयर 2008 की। इसके बाद उसको कहा गया है कि F70 में जब आप काम करेंगे बाय एडिंग 7.5% टू 2000 टोटल सेल्स फिगर, कि भाई इस कॉलम के अंदर जो टोटल सेल्स की फिगर दी हुई है उसमें 7.5% आप ऐड करोगे तो आपको सही फोरकास्ट मिलेगी। और ये वाला जो काम है ये किधर करना है, इस कॉलम में F70 के अंदर। F70 के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा कि D70 का जो डाटा है इसको मल्टीप्लाई कर दे 1.075 के। ये वन डाटा तो टोटल सेल्स होंगी जो ऑलरेडी उसकी आ रही है D70 की, ये 0.75 जो एडिशन है जो हमने ऐड करना है। तो ये आप बेसिकली 0.75 कैसे आया कि 7.5% कितना होता है, 7.5%, 7.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपको रिजल्ट 0.75 का आएगा। सो बेसिकली D70 को आपने 1.075 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसमें D70 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.075 के साथ। ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर है, इसको D70 को मल्टीप्लाई कर रहा है 1.75 के साथ, इसमें उसने 75% ऐड कर दी है ऑप्शन ए में, जबकि हमें क्या ऐड करना था 7.5%। ऑप्शन बी D70 डिवाइड कर दिया है 1.075 के साथ, डिवाइड नहीं करना था मल्टीप्लाई करना था, ये भी रॉन्ग है। एंड ऑप्शन डी में D70 डिवाइडेड बाय 1.75%, इसमें भी वो डिवाइड कर रहा है और दूसरी गलती ये भी कर रहा है कि 75% के साथ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊपर दी गई दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताएं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, $9 यानी कि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात कर रहा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव सेल रेफरेंस। रॉन्ग है भाई, गलत बात कर रहा है, ये तो एब्सोल्यूट रेफरेंस है, रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव में आप फिक्स नहीं करते, एब्सोल्यूट में आप सिंटेक्स डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये वाली चीज लिखी हुई है तो ये क्या है, एब्सोल्यूट, और अगर ये ऐसे लिखी होती तो ये क्या होती, रिलेटिव। तो ये रिलेटिव तो नहीं है, ये है एब्सोल्यूट। सो वो ये कह रहा है कि ये रिलेटिव की एग्जांपल है, दैट्स व्हाई ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2, ए रिलेटिव सेल रेफरेंस इन a formula change when the formula is copied to an other location. yes, बिल्कुल सही कह रहा है। एब्सोल्यूट हम लगाते ही इस वजह से हैं कि अगर हम उसको कॉपी करें तो वो चेंज ना हो। ऑप्शन नंबर 2 में वो बिल्कुल सही कह रहा है कि रिलेटिव रेफरेंस सेल को अगर हम किसी फॉर्मूला में अप्लाई करके कहीं पर कॉपी करेंगे तो वो अपनी लोकेशन के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेगा। सो इसके मुताबिक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच फार्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज सेल्स पर रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा जी, एवरेज निकालनी है और ऊपर वो कहता है दी सेल्स अचीव्ड बाय ईच ऑफ द 20 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन कंपनी हैव बीन एंटर्ड इनटू कॉलम सी। हम बना लेते हैं जी, ये है हमारे पास कॉलम सी, ऑक्यूपाइंग सेल C1 टू C20, यानी कि इस साइड पर अगर हम करें 1 2 3 एंड ऑनवर्ड ये लेते लेते वो C20 तक गया है। तो आप अज्यूम कर लें
कि ये वाला क्या है जी, इधर से C1 स्टार्ट हो रहा है एंड ऑनवर्ड्स इधर तक है C20 तक। इसमें सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव का डाटा दिया हुआ है कि उन्होंने कितनी कितनी सेल की है। एन अप्रोप्रिएट फार्मूला हैज बीन एंटर्ड इनटू सेल C21 टू कैलकुलेट टोटल सेल्स। अच्छा भाई, ये वाला है C21, ये वाला सेल का नाम क्या है, C21। अब इधर टोटल सेल्स दी गई है, उन्होंने फॉर्मूला लगाया हुआ है टोटल सेल्स का। तो अब बेटा वो ये कह रहा है अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हमने अभी क्वेश्चन किया कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जिस टोटल दिया गया हो उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डेटा के साथ। तो इधर टोटल किधर है, C21 के अंदर। देखिए C21 के अंदर, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 20 के साथ। 20 के साथ क्यों डिवाइड करूंगा, क्योंकि उसने कहा था C1 से लेकर C20 तक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि टोटल रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं, 20। तो बेटा मेरा क्या फॉर्मूला बन गया, इज इक्वल टू C21 डिवाइडेड बाय 20। आई एम होपफुल बेटा आप लोगों को समझ आ रही है। किसी किस्म का कोई इशू है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। 00923036864958 इज माय कांटेक्ट नंबर। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।